नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं जो झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और कक्षपाल भी लाइन ही में है, यानी कि कक्षपाल का भी एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से। विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से जुड़ना आवश्यक है और जितने भी विद्यार्थी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 प्रैक्टिस सेट सामान्य विज्ञान के 15 से 20 प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज इसका प्रैक्टिस सेट 1 है और आज से ही प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान में आप सभी को पता होगा कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान में। तो सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न जो आएंगे, जो 20 प्रश्न आएगा उसमें से 18 से 19 प्रश्न आप अवश्य कर लीजिएगा और जो भी 4-5 प्रश्न जो बचते हैं वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि चीज़ों की कितने रिलेट कर पाते हैं आप, कितने चीज़ों को समझ पाते हैं और कितने बढ़िया तरीके से चीज़ों को याद कर रख पाते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप सभी का, और आप सभी को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से झारखंड जीके का भी हम लोग प्रयास करेंगे। झारखंड जीके का भी कुछ प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित और जितने भी वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम नज़दीक बचा हुआ है, यानी कि 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसमें 20 प्रश्न कवर किए गए हैं, जो कि सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो टोटल 20 ही प्रश्न आएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ साथ बहुत सारे वन लाइनर भी क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल है आप सभी का। पहला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सा है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी? इनमें से अगर हम लोग बात करें तो यकृत जो है यानी लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो यकृत है, लीवर। तो सही जवाब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए यकृत यानी कि लीवर से कितने और इनसे रिलेटेड और इस प्रश्न से रिलेटेड, ग्रंथियों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी को इस इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर हम लोग कवर करते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर यानी कि यकृत है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है। उसके बाद परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, लीवर, जिसे हम लोग कहते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि जो है ये थायराइड ग्रंथि है, यानी कि थायराइड ग्लैंड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर बोल दिया जाए तो ये थायराइड हो जाएगा। उसके बाद मास्टर ग्रंथि की बात करें तो मास्टर ग्रंथि जो है मास्टर ग्लैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये थायराइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है यानी कि लीवर है। तो इन तीनों प्रश्नों को अवश्य ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जो कि इस प्रश्न से रिलेटेड बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी मिक्स्ड दोनों हैं? तो अग्नाशय यानी कि पिंक्रियाज जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी मिक्स्ड ग्लैंड है, अग्नाशय पेंक्रियाज। क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीनियल या पीयूष ग्रंथि है। पीनियल ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड, यानी कि पीनियल ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि जो है ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की
मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन अगर पूछ दिया जाए, इमरजेंसी हार्मोन यानी कि आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो आपातकालीन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है, ये अधिवृक्क से निकलता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। इसका सही जवाब अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के आधार पर अगर हम देखें, जो कि बहिःस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन के बारे में, ये नालिका युक्त होती है जैसे पसीने की ग्रंथि या लार ग्रंथि, ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या है, ये नालिका विहीन होती है, यानी कि सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती है अंतःस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी है, पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की अन्य कई ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है, मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। यकृत की अगर हम जान लें, यकृत भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि एक मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा है लीवर, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यह पित्त बाइल का निर्माण करता है और विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करता है, यानी कि जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उन सभी को यह फिल्टर करता है यकृत। तो मनुष्य के लिए, मतलब एक स्वास्थ्य मनुष्य के लिए यकृत यानी कि लीवर की एक बहुत ही अहम भूमिका है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अग्नाशय है। अग्नाशय के बारे में यानी पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज यह अग्नाशय रस पाचन के लिए और इंसुलिन, ग्लूकागॉन, रक्त शर्करा नियंत्रित करने के लिए दोनों बनाता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय जो है यानी कि पेंक्रियाज, इसे मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें, अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, इसे लड़ो या उड़ो, अधिवृक्क ग्रंथि को इसे लड़ो या उड़ो यानी कि फाइट और फ्लाइट ग्रंथि कहा जाता है। यानी कि पूछेगा क्वेश्चन में कि लड़ो या उड़ो ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को लड़ो या उड़ो कहा जाता है, क्योंकि यह तनाव के समय एड्रिनल हार्मोन रिलीज़ करता है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति का तनाव जब होता है तो वो एड्रेनल हार्मोन रिलीज़ करता है, स्रावित करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि भी महत्वपूर्ण है, यह गर्दन में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो गर्दन में स्थित होती है और ये मेटाबॉलिज्म BMR यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से घेंघा यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। थायराइड की कमी से एक मनुष्य को घेंघा यानी कि ग्वाइटर रोग हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है और सोने जागने के चक्र सर्केडियन राइटम को नियंत्रित करती है। यानी कि पिनियल ग्रंथि जो है ये, इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज स्रावित करती है। तो पिनियल ग्रंथि पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पिनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो पिनियल ग्रंथि जो है ये मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो इस मतलब जो ये सीरीज चल रही है कम्प्लीटली एक जो थ्योरी को भी कवर करता हुआ चलेगा, यानी कि इस जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के माध्यम से जो 20 प्रश्न आएंगे उन सभी को समझ लीजिए कवर कर दिया जाएगा। तो सभी प्रश्न के और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उनसे कितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के आधार पर या फिर प्रश्न के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम जो आएगा उसमें ये बहुत ही इस सीरीज़ के माध्यम से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, यानी कि बहुत ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। कक्षपाल के लिए भी यार अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए भी यानी कि ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो कम्प्लीटली रूप से आप देखिएगा, सभी क्लासेस को कम्प्लीटली रूप से कीजिएगा। और आप सभी को बता दें कि ये जो है हर दिन शाम को यानी कि 6 बजे आपको 6 PM में आपको ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल में 6 PM में। आज इसका क्लास 1 है और बाकी डेली आपको 6 PM में आपको क्लास देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम लोग कुल 20 प्रश्न करेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उदाहरण और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इसमें कवर करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या टोकोफेरॉल? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये एस्कॉर्बिक एसिड है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि इस प्रश्न से महत्वपूर्ण तथ्य और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल है, पहली बात। उसके बाद इसकी प्रकृति क्या है? यह जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके स्रोत विटामिन सी के स्रोत जो है ये खट्टे फलों, आंवला जैसे नींबू, संतरा या अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि खट्टे फलों में स्रोत इसका है। विटामिन सी का स्रोत खट्टे फलों का है। ताप संवेदन, आंवला की बात करें तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ताप संवेदनशीलता की बात करें तो विटामिन सी पकाने यानी ताप पर आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी को जब पकाने यानी कि गर्म जब किया जाता है तो ताप पर यह आसानी से नष्ट हो जाता है। कार्य की बात करें तो विटामिन सी का कार्य या घाव को भरने या कोलेजन निर्माण, त्वचा और हड्डियों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। यानी कि जो भी किसी का कट वट जो लगता है किसी भी मनुष्य का, तो ये इसका कार्य जो विटामिन सी का होता है ये कोलेजन निर्माण और त्वचा और हड्डियों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे अभाव। विटामिन सी के अभाव की बात करें तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून का आना और घावों का देर से भरना मुख्य लक्षण है। यानी किसी व्यक्ति के अगर कट लगता है तो बहुत दिनों के बाद उस घाव को भरने में लगता है विटामिन सी की कमी के होने के कारण। तो विटामिन सी भी एक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विटामिन और उनके रासायनिक नामों पर आधारित वन लाइनर जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन हैं और उन विटामिनों का रासायनिक नाम क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। उसके बाद विटामिन बी1 का जिसे हम लोग रासायनिक नाम के तौर पर थायमिन कहते हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी3 नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, जो कि हमने पिछले प्रश्न में देखा। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी को, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है और विटामिन के को फिलोक्वाइनिन कहा जाता है। विटामिन के को फिलोक्वाइनिन कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं यानी कि महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वसा को देख लेते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन है।
क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो विटामिन कौन सा है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कौन सा विटामिन, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो विटामिन जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण एब्जॉर्प्शन में मदद करता है विटामिन डी। और विटामिन डी जो है ये धूप से प्राप्त मुख्य रूप से होता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। बांझपन, अगला प्रश्न है बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी को रोकने में सहायक विटामिन ई है। विटामिन ई जो है ये बांझपन को रोकने में मुख्य रूप से विटामिन ये सहायक है, विटामिन ई। चलिए अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए यानी ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, ये विटामिन के। जब भी क्वेश्चन बनेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है या कौन सा विटामिन आवश्यक है, क्वेश्चन बनेगा तो ये विटामिन के। विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का को जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन आवश्यक है, विटामिन के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो पिछले बार शायद क्वेश्चन ये पूछा गया था किसी झारखंड के अपकमिंग ही, मतलब झारखंड के जो पिछले किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के जो है ये मुख्य रूप से आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है पौधों में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, यानी कि बाय विच प्रोसेस डू प्लांट प्रिपेयर फूड। पौधे में जो भोजन बनता है वो किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, श्वसन, वातपोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन। तो पौधों में जो भोजन बनने की प्रक्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। और इसका प्रक्रिया जो होता है, इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, पर्णहरित जिसे हम लोग कहते हैं जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। इसका स्थान क्या होता है, यह प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में होती है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है यह प्रक्रिया पत्तियों में होती है। इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर यानी किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है ये या पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला एक हरा वर्णक पिगमेंट है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है। इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। उत्पाद की बात करें तो उत्पाद जो है इस प्रक्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस छोड़ते हैं जो हमारे श्वसन यानी कि सांस लेने के लिए आवश्यक होता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है प्रकाश संश्लेषण में ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जब होगा तभी ऊर्जा यानी कि प्रकाश संश्लेषण होगा और जिसे श्वसन लेने में हम लोग को हेल्प मिलता है, यानी कि जो भी सांस लेने में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश जब पत्तों में जब पड़ता है तो वह प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है और जिससे पौधे O2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जिससे हम जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के लिए आवश्यक होता है। तो अगला प्रश्न बन सकता है पौधों की पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है। तो यह हरा जो होता है पत्तियों का जो रंग होता है हरा, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल, पत्तियों में अक्सर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है।
तो इसका सही जवाब है लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश में जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है रेड लाइट में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकाश में सबसे कम होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो दर किस प्रकाश में सबसे कम होती है पूछ लिया जाता है। तो ये बैगनी प्रकाश में, यानी कि वॉयलेट लाइट जब होगा बैगनी प्रकाश तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होगी और सबसे अधिक जो है ये लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल और खनिज का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जल से जाइलम, याद रखने का ट्रिक है, जल से जाइलम। और क्वेश्चन बन सकता है कि पौधों में निर्मित भोजन यानी कि ग्लूकोज का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो ये फ्लोएम। सिंपल आप याद कर सकते हैं कि जल से जाइलम का परिवहन होता है। जल से जाइलम यानी कि जल से जाइलम और पी से फ्लोएम यानी कि इसमें अगर हम देखें तो फ्लोएम जो होता है फल से फ्लोएम इसका ट्रिक जो है वो जल से जाइलम और फल से फ्लोएम, यानी कि जो फूड का जो होता है, यानी कि जो भी खाना का जो होता है वो परिवहन जो होता है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी में, तो उसमें भोजन का परिवहन जो होता है मुख्य रूप से पौधों में उसमें फ्लोएम से होता है और जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। बस इतना ही याद रखना है। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा उप उत्पाद जो है बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो ये ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है उप उत्पाद निकलता है ऑक्सीजन, जो है यह एक उप उत्पाद जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, CO2 H2O2 H2O या फिर H2SO4। तो इसका सही जवाब जो होगा जल का रासायनिक सूत्र, ये जल का रासायनिक सूत्र H2O है, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 यह जल है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। उसके बाद CO2 की बात करें तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है और H2SO4 जो है ये मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहा जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा जल का रासायनिक सूत्र ये H2O, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है, यानी कि H2O जो है वो जल का रासायनिक सूत्र है। पहला प्रश्न यहीं से है। संरचना की बात करें तो यह एक हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। अवस्था जो है जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से ठोस, बर्फ या फिर द्रव यानी कि जल और गैस यानी कि वाष्प तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो अवस्था इसको आपको पता चला गया। pH मान की बात करें तो शुद्ध जल जो है ये उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है और जिसका pH मान 7 होता है। शुद्ध जल यानी कि न्यूट्रल होता है और जिसका pH मान जो होता है वो 7 होता है और न्यूट्रल होता है। घनत्व जो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अधिक होता है। विलयता जल को सार्वत्रिक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि यह अधिकांश पदार्थों को घोलने में सक्षम है। जल जो है ये एक सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि यह जो है अधिकांश पदार्थों, बहुत सारे पदार्थों को घोलने में यह सक्षम होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं। भारी जल जो है हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो D2O हो जाएगा, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जबकि जल का रासायनिक सूत्र H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड और भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारी जल का क्वेश्चन बन सकता है कि भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किस रूप में होता है।
तो ये मंदक के रूप में उपयोग होता है। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में यानी मोडिएटर के रूप में होता है। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में मुख्य रूप से एक पानी जो होता है वो खौलने लगता है, यानी कि पानी का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर समान वायुमंडलीय दबाव पर होता है। अगला प्रश्न है कि जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस। पानी के खारेपन का मुख्य कारण क्या है? पानी जो खारेपन होता है वो उसका मुख्य कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण पानी जो है खारेपन कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व यानी कि डेंसिटी किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। शुद्ध जल का विद्युत क्या होता है? शुद्ध जल का विद्युत क्या होता है? तो ये जो है कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अशुद्ध जल के, जबकि अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि शुद्ध जल जो होता है वो शुद्ध जल जो है ये विद्युत का कुचालक, और जो अशुद्ध जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ फिगर दिए गए हैं, यानी कि H2 जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड को ही जल कहते हैं। दो हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन के मिलने पर एक H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम लोग जल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? वाई कैन साउंड नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम? ध्वनि अधिक तापमान के कारण, मध्यम के अभाव के कारण, प्रकाश के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि मध्यम के अभाव के कारण, मध्यम का अभाव होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव, ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है जिसे यात्रा करने के लिए किसी मध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। इसीलिए निर्वात में ध्वनि जो हम ये ट्रैवल नहीं कर सकती है। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है कि मध्यम की आवश्यकता, ध्वनि तरंगों माध्यम के कणों के कंपन वाइब्रेशन द्वारा आगे बढ़ती है। निर्वात में कोई कण जैसे हवा के अणु नहीं होते हैं, इसलिए ऊर्जा का संचरण जो है नहीं हो पाता है। यानी कि ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है एक ध्वनि को चलने के लिए। प्रकार की बात करें तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। प्रकाश और ध्वनि में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश और ध्वनि में अंतर। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंचता है। चाल का क्रम जो होता है वो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक और उसके बाद द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। तो चाल का क्रम जो होता है, ध्वनि की चाल का क्रम, ध्वनि ठोस में सबसे अधिक मात्रा में ट्रैवल कर सकते हैं, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम मात्रा में। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल जो है ये ठोस माध्यम में और मुख्यतः या स्टील में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो ये गैस यानी कि हवा में ध्वनि की चाल सबसे न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो लगभग 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है, वही बताया गया। अगला प्रश्न है क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है? तो इसका सही जवाब है नहीं। ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए किसी भी ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। उसके बाद ध्वनि को किस इकाई यानी यूनिट में मापा जाता है? तो ये डेसिबल, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। मनुष्य के लिए सुरक्षित ध्वनि की तीव्रता क्या है? इसका सही जवाब है 45 से 60 डेसिबल, यानी एक स्वास्थ्य मनुष्य के लिए सुरक्षित ध्वनि की तीव्रता जो है फ्रीक्वेंसी ये लगभग 45 से 60 डेसिबल है। इससे ज़्यादा होने पर
दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि डीजे एक बजता है उसमें बहुत ही भयानक होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राध्वनिक यानी कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि की अल्ट्रासोनिक आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 से 45 मिनट के अंदर ही अंदर सारे प्रश्नों को और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लें, ताकि रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिलना चाहिए। और इसका आप सभी को बता दें कि इसका पीडीएफ जो आपको दिया जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और पीडीएफ आपको एग्ज़ाम क्रैकर वाईटी के यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम में आपको देखने को मिलेगा, यानी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर कीजिएगा। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, मानव रक्त का यानी मानव का जो ब्लड है वो लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन या ल्यूकोसाइट? तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का जो रक्त यानी ब्लड है उसका रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। सही आंसर, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण मानव का रक्त जो है वो लाल रंग का होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घटक किसके क्या क्या हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि जिसे हम लोग Fe कहते हैं, आयरन लोहा नामक धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसे रक्त का रंग लाल दिखता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, जिससे रक्त जो है ब्लड का रंग जो है वो कलर लाल दिखता है। इसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना, इसका मुख्य कार्य है हीमोग्लोबिन का। मात्रा जो है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 13 से 17 ग्राम पर डीएल और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डीएल होती है, ठीक है। और इसकी कमी से, यानी कि कमी की बात करें तो कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो है हीमोग्लोबिन की कमी से एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हो सकता है, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और थकान अधिक से अधिक महसूस होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है, यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है, ये 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। आप सभी को पता होगा जो 7 से कम होता है, 7 से अधिक क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम जो होता है वो अम्लता होता है। 7 से जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वो अम्ल होगा, यानी एसिडिक होगा। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में भी करेंगे आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8%, औसतन बात करें हम लोग तो 5 से 6 लीटर। एक वयस्क और स्वस्थ मतलब जो मनुष्य होते हैं, ये हर मनुष्य के शरीर पे डिपेंड करता है कि उसकी जो शरीर की रक्त की मात्रा उसके शरीर की लंबाई चौड़ाई और उसके वजन पर निर्भर करता है। यानी कुल भार का लगभग 7 से 8%, औसतन 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में देखने को मिलता है। और रक्त का तरल भाग जो है ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ये प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। रक्त को थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी प्रोटीन सहायक है? तो ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है ये रक्त को थक्का जमाने में सहायक करती है, यह प्रोटीन। आगे देखेंगे तो आरबीसी का जीवन काल जो है, यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है।
क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके कारण रक्त का रंग हल्का नीला या काला दिखाई देता है जब ऑक्सीजन की कमी हो। तो ऑक्सीजन की कमी जब होता है तो रक्त का रंग जो है हल्का नीला या काला दिखाई देता है। ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर? तो पृथ्वी के वायुमंडल में अगर हम लोग बात करें सर्वाधिक मात्रा, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब जो होगा ये नाइट्रोजन होगा। वायुमंडल एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, तो इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, जिसे हम लोग N2 कहते हैं, ये समान रूप से N2 से दर्शाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और इसकी संरचना, वायुमंडलीय संरचना की हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा में उपस्थित है, जिसमें से और भी गैसें हैं। ऑक्सीजन जैसे कि ऑक्सीजन जो है जिसे O2 से दर्शाया जाता है ये 21% मात्रा में है ऑक्सीजन दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में आर्गन है जिसकी मात्रा 0.93% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 से हम लोग जिसे दर्शाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा 0.03% से 0.04% तक है। और इसकी महत्व की बात कर लेते हैं, महत्व, तो इसकी महत्व नाइट्रोजन में पौधों की वृद्धि यानी प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। हालांकि पौधे इसे सीधे हवा में नहीं ले सकते, हवा से नहीं ले सकते हैं, मृदा में मौजूद यानी कि मिट्टी में जो है मौजूद होती है। बैक्टीरिया इसे नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसकी महत्व की बात करें तो नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में और प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन। और हालांकि इसकी पौधों की इसे सीधे हवा से नहीं ले सकते, मृदा में मौजूद यानी मिट्टी में जब मौजूद होती है नाइट्रोजन, तो ये बैक्टीरिया से इसे नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, और जिससे पौधों की प्रोटीन की जो कमी होती है उसे पूरी हो जाती है और पौधों की वृद्धि हो पाती है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में दिए गए हैं, एग्ज़ाम में आने की संभावना है, जिसे हम लोग पढ़ के जाएंगे। यानी कि जितने विद्यार्थी हैं इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उसको अवश्य संपूर्ण रूप से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर आपको मिलेंगे। वायुमंडल में क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में दूसरे सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करें तो पहले नंबर में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। उसके बाद आर्गन पाई जाती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है 0.03 से 0.04% के बीच में। तो इसमें हम लोग देखें सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस पाया जाता है जो कि 21% होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस से पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यानी पिछले स्लाइड में हम लोग चर्चा किए। अब इसमें हम लोग देखें तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो सबसे निचली परत जो होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत ये क्षोभ मंडल होती है, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। मुख्य रूप से सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं इसी में होती है, क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में, ओजोन परत समताप मंडल में, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं को अवशोषित कर सकती है?
तो ओजोन यानी कि O3 जो है, ओजोन गैस जो है ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें को अवशोषित कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, मीथेन, मीथेन आदि को कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी सबसे भारी, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे भारी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे भारी गैस है वायुमंडल में। और उसके बाद रेडियो तरंगों का प्रवर्तन वायुमंडल में किस परत से होता है? तो ये आयन मंडल से। रेडियो तरंगों का जो प्रवर्तन जो होता है वायुमंडल में ये आयन मंडल से होता है, जिसे हम लोग लोनोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और चीज़ों को स्पीड लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो विद्युत धारा की SI इकाई एम्पेयर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एम्पेयर। वाट जो है ये शक्ति का SI का वाट होता है, शक्ति का वाट होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो विद्युत धारा की SI इकाई जो है ये एम्पेयर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की SI इकाई एम्पेयर है, जिसे A से डिनोट किया जाता है, A से दर्शाया जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो परिभाषा जो है इसकी, किसी चालक यानी कंडक्टर से प्रति सेकंड बहने वाली आवेश चार्ज की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। मापन यंत्र जो है विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। ये भी मापन यंत्र जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे हम लोग परिपथ में संयोजन। एमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम यानी सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है, एमीटर को। चलिए अगला पॉइंट है दिशा। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मानी जाती है दिशा। तो चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देख लेते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन बन सकता है विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की SI इकाई क्या है? तो वोल्ट। विद्युत विभवांतर का SI इकाई वोल्ट है। दूसरा विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस की SI इकाई क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई ओम है, जिसे हम लोग ओमेगा भी कहते हैं। आवेश की बात करें तो आवेश यानी चार्ज की SI इकाई कूलॉम हो जाएगा, और विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर की SI इकाई वाट हो जाएगा। विद्युत परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में वोल्टेज को मापने के लिए ये वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। इसे समानांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ये चांदी जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत के लिए सबसे अच्छा सुचालक है, चांदी। तो इसका ओम का जो नियम है, ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ अगर पूछे जाए, ओम्स लॉ V = IR है। ओम्स लॉ जो है होता है वो V = IR होता है, जहाँ V = विभवांतर को दर्शाता है, I जो है वो धारा करंट को दर्शाता है, और R जो है वो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य के गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? तो मनुष्य के गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की बात करें तो मनुष्य में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होती है, 46। और पेयर में अगर बात करें तो 23 पेयर यानी कि 23 जोड़ी होती है, और 23 जोड़ी, और अगर नंबर में अगर हम बात करें संख्या में तो ये 46 होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर बात करें तो मनुष्य के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़े पेयर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। संरचना जो होती है ये गुणसूत्रों की कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इनमें आनुवांशिक जानकारी DNA निहित होती है।
डीएनए का मतलब है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो निहित होती है। जोड़े का विभाजन भी होता है, जैसे कि ऑटोजोम में पहले 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें शरीर की सामान्य संरचना और कार्य निर्धारित होते हैं, कार्य जो है वो निर्धारित करते हैं। और जिसमें अगर इसमें बात करें तो मेन जो इसमें होता है वो 2 गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। इसमें 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग निर्धारित करता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। लिंग निर्धारण के लिए जो होता है वो पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में जो पाया जाता है वो XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखेंगे तो अनुवांशिक रोग की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कम या ज़्यादा होने पर अनुवांशिक प्रकार विकार होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम कम अगर हो जाएगा तो, और टर्नर सिंड्रोम अधिक हो जाने पर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रजनन कोशिकाओं को छोड़कर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के शरीर को अगर प्रत्येक कोशिका प्रजनन कोशिकाओं को छोड़कर अगर बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, और ये डिप्लॉइड होती है। शुक्राणु या अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये 23, और वो भी हैप्लॉइड होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शुक्राणु या अंडाणु यानी कि स्पर्म या फिर ओवम के गुणसूत्र कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो 23 होते हैं और हैप्लॉइड होता है। जबकि लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों के द्वारा होता है, तो ये पिता यानी कि पुरुष के गुणसूत्रों के द्वारा होता है, क्योंकि वे X और Y दोनों वहन करते हैं। पुरुष जो है वो X और Y दोनों वहन करते हैं, जबकि महिला सिर्फ X और X ही वहन करती हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डीएनए की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाए क्वेश्चन में, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका सही जवाब होगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, क्वेश्चन पूछा जाए तो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने द्वारा दिया गया था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आगे देखेंगे तो इसमें बताएगा गुणसूत्रों की खोज किसने की थी। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज जो है ये वाल्डेयर द्वारा खोजा गया था। चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट। तो इनमें से कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह यानी मार्स जो है वो लाल ग्रह कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मंगल यानी कि मार्स को लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। लाल रंग का कारण जो है इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के जंग की अधिकता है, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। और स्थिति की बात करें तो यह सूर्य के दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। उपग्रह की बात करें तो इसके कुछ उपग्रह हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, एक फोबोस है और दूसरा डेमोस। मार्स के ये 2 प्राकृतिक उपग्रह। विशेषता जो है यहाँ सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपस मुंस जो है स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल देश में स्थित है उससे 3 गुना ऊंचा पर्वत जो है ये मार्स में स्थित है, निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मुंस भी कहते हैं। आगे देखेंगे तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति यानी जुपिटर है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, मरकरी है। जो कि बुध ग्रह जो है ये बुध ग्रह मरकरी ये सूर्य जो है सन के सबसे नज़दीक है, और पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा किसे कहा जाता है। तो भोर का तारा या फिर सांझ का तारा जो है शुक्र या वेनस को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि ट्विन प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी के जुड़वा बहन यानी कि ट्विन प्लैनेट
ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन या ट्विन प्लैनेट। अगला प्रश्न है वलय रिंग्स वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि, यानी कि सैचुरन जो है ये रिंग वाला ग्रह है। जैसे कि यहाँ पे बीच का प्लैनेट है और उसके रिंग के चारों तरफ रिंग के तौर पर देखा, मतलब जो भी है सोलर सिस्टम में देखा जाता है। तो रिंग वाला ग्रह अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो ये शनि ग्रह हो जाएगा, यानी कि सैचुरन। अगला प्रश्न की देखें तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो ये बुध ग्रह। मरकरी, यानी मरकरी जो है मरकरी, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और पूरे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं? विच कंपोनेंट प्ले द मेन रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो इसका सही जवाब जो होगा वो प्लेटलेट्स होगा। रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका जो निभाता है ये प्लेटलेट्स एक तत्व है, एलिमेंट, जो मुख्य भूमिका निभाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चीज़ों को हम लोग थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे ताकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो सके। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रक्त का थक्का जमाने में ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स जो है ये, जिसे प्लेटलेट्स को थैम्ब्रोसाइट्स भी कहा जाता है। थैम्ब्रोसाइट जो है ये, प्लेटलेट्स का थैम्ब्रोसाइट जो नाम है ये वैज्ञानिक नाम है, मुख्य भूमिका निभाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य घटक की बात करें तो इसके अलावा विटामिन के और फैब्रिनोजेन जो एक प्रोटीन है और विटामिन के, इन दोनों भी मुख्य भूमिका निभाते हैं, मुख्य घटक हैं इनके। फैब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन भी थक्का जमाने का अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रक्रिया किसकी बात करें तो जब हमें चोट लगती है या तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर पहुंचकर रक्त को जमने या फिर क्लोट में मदद करती है ताकि अत्यधिक रक्तस्राव ना हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ना बहे। इसकी प्रक्रिया है ब्लड क्लोटिंग का। विटामिन के और फैब्रिनोजेन प्रोटीन और एक थैम्ब्रोसाइट या फिर प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाती है। इतने हमको याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में कैल्शियम जो है आयन उत्प्रेरक कैटेलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के देखें तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो विटामिन अगर जब भी पूछ दिया जाए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार है तो ये विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के। रक्त के क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त के प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन थक्का जमने में सहायता करती है तो ये फैब्रिनोजेन। प्रोटीन अगर पूछा जाए रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन कौन सी मदद करती है तो फिब्रिनोजेन प्रोटीन हो जाएगा। और अगर विटामिन अगर बोल दिया जाए ब्लड क्लोटिंग जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है तो ये विटामिन के हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हेपरिन होता है। हेपरिन जो होता है वो हेपरिन का अर्थ क्या है? यह शरीर के भीतर एक रक्त को जमने से रोकता है। हेपरिन जो होता है ये शरीर के भीतर रक्त को यानी ब्लड को जमने से रोकता है और शरीर यानी रक्त के थक्के के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त के थक्के के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रक्रिया को कोगुलेशन कहते हैं, कोएगुलेशन। ये रक्त की थक्का जमने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थैम्ब्रोसाइट्स है, जो कि मैंने अभी पहले बताया कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम जो साइंटिफिक नेम है ये थैम्ब्रोसाइट्स है। तो प्लेटलेट्स बोला या थैम्ब्रोसाइट्स दोनों एक ही चीज़ है, बस थैम्ब्रोसाइट जो है ये वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स की संख्या किस बीमारी में तेज़ी से कम होती है? तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है किसी भी स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिसके ये डेंगू के कारण होता है। किस कारण से होता है ये? डेंगू के कारण। किसी भी व्यक्ति अगर स्वस्थ मनुष्य को डेंगू अगर हो जाए तो उसकी शरीरों में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और जिसके कारण वो इंसान और भी कमज़ोर हो जाता है। तो डेंगू के बीमारी के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में लगने वाला औसत समय क्या है? रक्त का थक्का जब जमता है तो जमने में लगने वाला औसत समय जो है ये 2 से 8 मिनट के बीच में ये थक्का जमने में लगने वाला औसतन एक एवरेज समय है।
चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें मनुष्य के शरीर में तो ये फीमर हो जाएगा। फीमर एक जांग की हड्डी है और ये सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसे जांग की हड्डी या फिर थिन बोन भी कहा जाता है। शक्ति की बात करें तो यह न केवल शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है बल्कि यह सबसे मजबूत भी है। और कार्य की बात करें तो यह शरीर के ऊपरी हिस्से को पूरा भार उठाती है और चलने फिरने में मुख्य भूमिका निभाती है। सबसे बड़ी हड्डी अगर फीमर है तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान की हड्डी है। ये कान में, मध्य कान में स्थित होती है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में जो होता है वो 206 हड्डी होती है। और नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु में अगर हम लोग बात करें तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 से लेकर 300 के बीच में होती है। क्वेश्चन में 270 से लेकर 300 या फिर 250 से लेकर 300 बोले, हमें नवजात शिशु के लिए हड्डियों की संख्या 270 से 300 के बीच में याद रखना है। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं कुल। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपिस है। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्टेपिस जो कि कान की हड्डी होती है और मध्य में पाई जाती है। कपाल की बात करें तो स्कूल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 22 होती है। और 8 कपाल में 14 चेहरे पर। ठीक है, आगे देखेंगे तो पसलियों यानी कि रिब्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 24 होती है संख्या, और जिसमें 12 जोड़ी के आधार पर पाया जाता है, 24 संख्या होती है नंबर्स में। तो रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम की बात करें में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वर्टिब्रल कॉलम में कुल 26 हड्डियां होती हैं। और 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? यानी टिश्यू जो 2 हड्डियों को, 2 बोन को आपस में जोड़ती हैं, उसे लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। और हड्डी को, क्वेश्चन है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो हड्डी को जब मांसपेशी से जुड़ेगा यानी कि मसल से, बोन से जब मसल जुड़ेगा तो वो टेंडन का कार्य है, टेंडन उसे जोड़ेगा। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जब बोन से बोन जब ऐड होगा, जब हड्डी से हड्डी जब जुड़ेगा तो वो लिगामेंट ऐड करेगा। यानी कि बोन से बोन जब जुड़ेगा तो वो लिगामेंट ऐड करेगा। और बोन और मसल जब जुड़ेगा तो वो टेंडन ऐड करेगा। ये ट्रिक आपको याद रखना है। जब बोन से बोन यानी कि हड्डी से हड्डी, 2 हड्डी आपस में जुड़ेंगे तो वो बीच में लिगामेंट उसे जोड़ने का कार्य करेगा, पाया जाएगा। ठीक है, और बोन प्लस मसल्स यानी कि बोन और मसल जब ऐड होंगे यानी कि हड्डी और मांसपेशी जब ऐड हो जाएगा वो टेंडन का कार्य रहेगा, टेंडन उसमें जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, टेंडन ऊतक पाया जाएगा। ठीक ना, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात करें, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल। तो आप सभी को पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि सूर्य के सबसे निकट की अगर पूछें तो बुध है सबसे निकट स्थित ग्रह। सूर्य के जो सूरज है उसके सबसे निकट ग्रह जो है ये बुध, मरकरी है। और ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह यही है, मरकरी जो है ये बुध सबसे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह है। आपको कमेंट करके बताना है कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न, इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स को देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वो बुध है, मरकरी है वन लाइनर में। और सूर्य की परिक्रमा, बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब होने के कारण सौर मंडल में सबसे कम समय लगभग 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा यानी कि पूरे एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, जबकि पृथ्वी जो है वो 365 या 366 दिन में पूरे एक परिक्रमा कर लेता है। उपग्रह की बात करें, इस ग्रह का कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है। बुध ग्रह की कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है।
तापमान की बात करें तो सूर्य के सबसे निकट होने के बावजूद भी यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे निकट है बुध ग्रह, पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे है, लेकिन बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट होने के कारण भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो गर्म ग्रह कौन सा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। इसका कारण यह है कि बुध का वायुमंडल बहुत ही पतला है, जिससे यह दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। आकार की बात करें तो यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो बुध ग्रह है सबसे नज़दीक, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। जबकि सबसे गर्म ग्रह की बात किया जाए तो ये शुक्र ग्रह जो सबसे गर्म ग्रह है, जो कि जो सन है यानी कि सूर्य के दूसरे नंबर में पाया जाता है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह जो वो सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र ग्रह। और बुध ग्रह सबसे निकट होने के कारण भी सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह सबसे निकट है, उसके बाद शुक्र ग्रह है। सही क्रम अगर पूछा जाए पहले बुध आ जाएगा, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण या फिर यूरेनस उसी को कहा जाता है, वरुण या फिर नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यहाँ आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह यानी वेनस जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति यानी जुपिटर जो है, बृहस्पति ग्रह सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। किस ग्रह को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। किस ग्रह को पीला ग्रह या फिर येलो प्लैनेट कहा जाता है। तो ये शनि, सैचुरन को पीला ग्रह या फिर येलो प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। सूर्य की सतह के तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबल जाता है। तो ये सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे देखेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लेता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर कीजिएगा कि अम्ल यानी कि एसिड का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिड इज जनरली 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम या 14। तो अम्ल यानी कि एसिड की बात करें तो इसका सामान्यतः पीएच मान 7 से कम होता है, लेस देन 7। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 7 से कम जितना भी होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और 7 से अधिक होने पे वो क्षारीय यानी कि बेस के आधार पर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एसिड जो है अम्ल का पीएच मान सामान्यतः जो है वो 7 से कम होता है। पीएच स्केल की रेंज की बात करें तो 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो 0 से 14 तक होता है। और 7 से कम अम्लीय, जितना 7 से कम होगा उतना ही अम्लीय एसिडिक होगा। 7 अगर न्यूट्रल, 7 अगर ही रहे तो उदासीन या फिर न्यूट्रल, जैसे शुद्ध जल जो एक 7 होता है पीएच मान, जो कि न्यूट्रल या फिर उदासीन कहलाता है। 7 से अधिक होने पर क्षारीय या फिर बेसिक या एल्कलाइन कहा जाएगा। गुण की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। प्रबलता की बात करें, पीएच मान 7 से जितना कम होगा अम्ल उतना ही अधिक प्रबल स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कठोर रस, पेट का एसिड जिसका पीएच मान 1.5 होता है और बहुत ही एसिडिक होता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया गया वन लाइनर में कि पदार्थ के कुछ मान जो है पीएच मान लगभग कितने होते हैं। जठर रस का अगर पूछ दिया जाए तो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का 1.2 से 1.5 के बीच में पीएच मान लगभग होता है। नींबू का रस जिसे 2.2 और 2.4 ये लगभग होता है एसिडिक। सिरका यानी विनेगर का 2.4 से 3.4 के बीच सिरका का पीएच मान लगभग होता है। टमाटर का रस का पीएच मान जो है ये 4.0 से 4.4 और मानव रक्त का जो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान जो है उसका ये हल्का क्षारीय होता है, बेस के आधार पर होता है। और ये मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है लगभग 7.4 होता है।
क्वेश्चन में आएगा तो 7.4 ही आपको सही करना है, यानी कि मानव रक्त का जो pH मान होता है ये 7.4 होता है। समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल का pH मान लगभग 8.0 से 8.4 के बीच। तो ये यहाँ तक आपको इसे भी याद रखना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखेंगे, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। लिटमस पत्र पूछा जाए तो ये लाइकन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र जो होता है वो लाइकन नामक पौधे से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें लवण या सल्ट और जल से बनता है। पेट की अम्लता की बात करें तो एसिडिटी दूर करने के लिए किसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो पेट की अम्लता यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक क्षारक है उसका उपयोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है, तो बैटरी में जो अम्ल एसिड जो इस्तेमाल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसे H2SO4 कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट में। तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, अंडाणु या मांसपेशी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये वैसे तो तंत्रिका कोशिका होती है, लेकिन अगर यहाँ पे ओवम यानी कि अंडाणु अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर अंडाणु यानी ओवम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वैसे इसका जो सही आंसर होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन में अगर अंडाणु ना होता तो तंत्रिका कोशिका जो हमारा सही आंसर हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल या न्यूरॉन है। ठीक है, लंबाई इस ये कोशिकाएं की लंबाई सबसे बड़ी होती है जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संकेतों सिग्नल को पहुंचाने का कार्य करता है। विशिष्टता क्या है इसकी, ये तंत्रिका कोशिका जन्म के बाद विभाजित नहीं होती है। यही कारण है कि किसी मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने पर उनका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। तंत्रिका कोशिका जो है ये जन्म के बाद भी विभाजित नहीं होती। यही कारण है कि मस्तिष्क या फिर रीढ़ की हड्डी में जब गंभीर किसी को चोट लगता है तो उनका ठीक होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अन्य संदर्भ की बात कर ले तो यदि कुल आकार आयतन के आधार पर पूछा जाए तो महिलाओं का अंडाणु यानी ओवम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। हालांकि इसमें बात करें तो सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में तंत्रिका कोशिका को ही करेक्ट आंसर मान लिया जाता है। तंत्रिका कोशिका को सही आंसर माना जाता है, लेकिन अगर तंत्रिका कोशिका कोई ऑप्शन में रहे और अगर अंडाणु अगर ऑप्शन में ना रहे तो तंत्रिका कोशिका ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी कि स्पर्म होती है जो कि मेल में पाया जाता है, और ओवम जो होता है ये ओवम फीमेल में पाया जाता है अंडाणु, और स्पर्म जो है वो स्पर्म शुक्राणु जो है ये मेल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, वन लाइनर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने की थी। पहला प्रश्न की कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज यानी कि सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक द्वारा सन 1665 ईस्वी में किया गया था। कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का आत्मघाती थैला यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है, या ना तो सेल वॉल और ना ही क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्र सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर कहा जाता है केंद्रक को यानी न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो है ये कोशिका का नियंत्रक केंद्रक है, यानी केंद्रक जो है ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कंट्रोल सेंटर है। अगला देखेंगे तो जीवन की मूलभूत इकाइयाँ क्या हैं, तो कोशिका सेल जो है ये जीवन की मूलभूत इकाइयाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बल की एसआई इकाई क्या है। बल की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स यानी कि बल की एसआई इकाई
क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। तो बल की एसआई इकाई जो है ये, बल की एसआई इकाई न्यूटन है। राइट आंसर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जबकि कार्य की एसआई इकाई जूल होता है और शक्ति की एसआई इकाई वाट, शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। और प्रेशर यानी कि दबाव जो होता है, दबाव यानी प्रेशर, प्रेशर की एसआई इकाई पास्कल होता है। तो प्रेशर से पास्कल याद रखना है और शक्ति से वाट, कार्य से जूल और बल से न्यूटन याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बल यानी फोर्स की एसआई इकाई न्यूटन है, जिसे एन से भी डिनोट किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी? बल की परिभाषा जान लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, वह बल है। सूत्र की बात करें तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का सूत्र F = m × a होता है, जहाँ पे F जो है वो फोर्स यानी बल को दर्शाता है, m जो है वो द्रव्यमान और मास जो है वो एक्सेलरेशन या त्वरण को दर्शाता है। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है कि बल का मापन किस नियम से होता है? बल का मापन जो है, बल को मापन किस यंत्र से होता है, किस नियम से होता है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। बल का जो मापन की क्रिया होती है वो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। जड़त्व जो है ये, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो ये न्यूटन के गति के पहले नियम को। जबकि संवेग जो है ये, संवेग की एसआई मात्रक क्या है? संवेग की एसआई मात्रक kg पर कोडॉट मीटर पर सेकंड है। संवेग यानी मोमेंटम की एसआई इकाई। कार्य की बात करें तो कार्य की एसआई इकाई, कार्य यानी कि वर्क की एसआई इकाई जो है वो जूल है। और ऊर्जा यानी एनर्जी की एसआई इकाई जो है इसका भी जूल होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो बल की पहली एसआई की बल की बात करें तो बल का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम की बात करें तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। और दूसरा नियम की बात करें न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का है, न्यूटन का दूसरा नियम बल का, फोर्स का। और न्यूटन का तृतीय नियम जो है, न्यूटन का तृतीय नियम ये क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन का है। तो आपको ये भी याद रखना है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व, दूसरा बल और न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई जो है ये पास्कल यानी प्रेशर, पास्कल है। ठीक है, शक्ति की एसआई इकाई वाट है और आवेग यानी इम्पल्स की एसआई इकाई न्यूटन सेकेंड है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो ओजोन परत जो है ये मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? ओजोन परत मुख्य रूप से जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम लोग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें हम लोग देखें तो ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऊंचाई या पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। कार्य इसके क्या होता है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करती है, जिससे यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियों से बचाती है। क्षरण क्या है इसका? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कारक जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यहाँ बताया गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलती है। जो CFC गैस जो है, जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलती है, वो सारे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो निकलते हैं, ये ओजोन परत, ओजोन लेयर के लिए नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारक है। ठीक है, मापन की बात करें, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट DU में मापा जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है ये क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसे ट्रोपोस्फियर
कहा जाता है? सभी मौसमी घटनाएं बादल, बारिश, बिजली किस परत में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी मौसमी घटनाएं बादल, बारिश, बिजली किस परत में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी है? वायुयान को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत जो है ये समताप मंडल है, क्योंकि इसमें मौसम स्थिर रहता है। समताप मंडल में मौसम जो है वो स्थिर रहता है। ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बन सकता है, ओजोन दिवस कब मनाया जा सकता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन होल की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन छिद्र, ओजोन होल सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल को सबसे पहले देखा गया था। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है। ठीक है। और अन्य भी गैसें पाई जाती हैं। आगे देखेंगे तो रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली परत कौन सी है? तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन करने वाली परत जो है ये आयन मंडल है। रेडियो तरंगों को परावर्तन करने वाली परत आयन मंडल है, जिसे लोनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं एक फिगर के माध्यम से, तो टोपोस्फीयर सबसे अंदर का जो मंडल है, टोपोस्फीयर सबसे अंदर का भाग है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर सबसे बाहर एक्सोस्फीयर, जो कि 700 से 1,90,000 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? इंसुलिन जो है मानव शरीर के कौन से अंग द्वारा स्त्रावित होता है? इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी? इंसुलिन की बात करें तो ये मानव शरीर के अग्नाशय द्वारा यानी पेंक्रियाज द्वारा स्त्रावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, अग्नाशय। इसमें हम लोग देखें तो मानव शरीर इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय पेंक्रियाज द्वारा होता है। और विशिष्ट कोशिका इसमें जान लेते हैं। अग्नाशय में लैंगरहंस की दीपिकाओं यानी कि बीटा कोशिकाएं, लैंगरहंस की और बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण और स्त्राव करती है। मुख्य कारक इसके क्या क्या हैं? मुख्य कारक इंसुलिन रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, या रक्त के ग्लूकोज को कोशिकाओं के भीतर ले जाने में मदद करता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। तो इसका मुख्य कार्य इंसुलिन का जो है वो ग्लूकोज शर्करा को स्तर को नियंत्रित करना है, या रक्त से ग्लूकोज को कोशिकाओं के भीतर ले जाना है या मदद करना ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके। इसकी कमी क्या है? अगर अग्नाशय इंसुलिन की अगर कमी अगर शरीर में हो जाए, तो यदि शरीर में इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो रक्त यानी कि ब्लड में शुगर का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस रोग हो जाता है। ठीक है। जिस भी मनुष्य के शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन मात्रा में नहीं बनता है, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का जो बनने की प्रक्रिया वो नहीं होता है, नहीं बनता है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन, तो उसके शरीर में मधुमेह या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। डायबिटीज़ मेलिटस रोग हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय की बात करें यानी पेंक्रियाज की विशेषता, तो इसकी विशेषता अग्नाशय एक मिश्रित ग्लैंड है। अग्नाशय पेंक्रियाज जो ये एक मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि यह अंतरस्त्रावी इंडोक्राइन हार्मोन और बहिस्त्रावी एक्सोक्राइन पाचक इंजाइम दोनों के रूप में कार्य करती है। तो पेंक्रियाज यानी अग्नाशय जो है ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि और अंतरास्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों एक एंजाइम है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिक और चार्ल्स बेस्ट 1921 में किया गया था। फ्रेडरिक बेंटिक और चार्ल्स बेस्ट द्वारा 1921 में। रक्त में क्वेश्चन अगला है कि ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः कितना होता है? ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः कितना होता है? तो भोजन से पहले ये 70 से 100 के बीच में देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न के देखिए तो किस हार्मोन को जीव रक्षक हार्मोन या फिर लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है? तो ये एड्रेनालिन जो हार्मोन है ये लाइफ सेविंग हार्मोन या फिर जीवन रक्षक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये थायराइड ग्रंथि है, जो कि गला में पाया जाता है। मुख्य रूप से शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगला देखें तो मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि जो है ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्वेश्चन आगे आ सकता है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक जस्ता जो है, जिंक जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 30 होता है। एटॉमिक नंबर इसका जिंक का 30 होता है। और इंसुलिन यानी कि एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जिंक का 30 होता है। और इंसुलिन में ये धातु जस्ता जो है ये पाई जाती है। इंसुलिन में धातु जो है ये जस्ता धातु पाई जाती है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु से बना होता है? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ विच मेटल? क्वेश्चन अगर आया जाए तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है सामान्यतः किस धातु से बना होता है? कॉपर से, एल्युमिनियम से, टंगस्टन या आयरन? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो जनरली ये टंगस्टन से बना हुआ होता है। सही जवाब, राइट आंसर ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विद्युत बल्ब यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो सामान्यतः टंगस्टन धातु से बना होता है, जो कि उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का गलनांक बहुत ही अधिक होता है, लगभग 3442 डिग्री सेल्सियस है, जिस कारण यह उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है और प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की बात कर लें, टंगस्टन का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश देता है। और अक्रिय वातावरण की बात करें, बल्ब के अंदर निर्वात या आर्गन जैसी गैसें भरी जाती हैं। आर्गन या फिर निर्वात जो गैसें होते हैं वो भरी जाती हैं, ताकि फिलामेंट को ऑक्सीकरण जलने से बचा जा सके। ठीक है, ऑक्सीकरण, और ताकि फिलामेंट जो अंदर लगा होता है बल्ब के अंदर फिलामेंट, उसे ऑक्सीकरण जलने से बचाया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्युत हीटर की कुंडली हीटिंग एलिमेंट किस धातु से बनी होती है? तो ये नाइक्रोम से बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु से बनी होती है। अगली प्रश्न है नाइक्रोम का उपयोग हीटर में क्यों किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग जो है हीटर में क्यों किया जाता है? तो इसके उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक के कारण नाइक्रोम का उपयोग जो है हीटर में किया जाता है, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक के कारण। विद्युत फ्यूज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? तो ये सीसा और टिन से बना होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का तार जो होता है वो सीसा और टिन से बना होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो ये कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध। फ्यूज जो तार जो होता है उसकी विशेषता होनी चाहिए कि कम गलनांक और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए। बल्ब के अगला प्रश्न है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसों को इसलिए भरी जाती हैं क्योंकि फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए गैसें इसलिए भरी जाती हैं क्योंकि ऑक्सीकरण को रोकने हेतु ऑक्सीकरण रुका रहे और बल्ब का जो फिलामेंट के जीवन काल बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न के प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ये ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स? पौधों में जल और खनिज का लवण का परिवहन जो है किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स? तो पौधों में जो जल और खनिज लवण का परिवहन जो है ये जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब इसके
प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से देखने को अवश्य मिलेंगे इस सेशन से, तो कंप्लीट रूप से सभी क्लासेस को अवश्य कीजिएगा। यहाँ से इस सेशन से आपको काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन एज इट इज़ मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप पढ़ के उस क्वेश्चन को अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो पौधों में जल एवं खनिज की लवण का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है, वास्कुलर टिश्यू है जो जड़ों से जल और उसमें घुले खनिजों को पौधों के ऊपरी भागों पत्तियों तक पहुंचाता है। यह एक परिवहन एक दिशीय नीचे से ऊपर होता है। जाइलम जो है ये नीचे से ऊपर होता है और ये जाइलम जल या फिर खनिज लवण का परिवहन करता है, ठीक है। फ्लोएम की क्या विशेषता है? फ्लोएम जो है यह भी एक संवहनी ऊतक है, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन ग्लूकोज या सुक्रोज को पौधों के अन्य भागों जैसे फल, तना, जड़ तक पहुंचाना एक द्विदिशीय बाय डायरेक्शनल परिवहन करता है। यानी कि ये ऊपर नीचे द्विदिशीय इसका परिवहन किया जाता है, पहुंचाना हर भागों में। तो जो जाइलम जो है, जाइलम का मुख्य कार्य, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वो जल या खनिज को जल एवं खनिज लवण का परिवहन जाइलम द्वारा किया जाता है। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम यह भी एक संवहनी ऊतक है, लेकिन फ्लोएम जो है ये भोजन का परिवहन करता है। तो जल से यानी जल से जाइलम और पी से फ्लोएम, इंग्लिश में जो फ्लोएम लिखा था है वो पी शब्द आता है पहले, तो पी से फ्लोएम आपको याद रखना है। पी से फ्लोएम और फल यानी कि भोजन से फ्लोएम, भोजन जो है परिवहन फ्लोएम द्वारा, और जल यानी कि जाइलम। ये दोनों ट्रिक है याद करने का, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि सरल याद करने का ट्रिक हम लोग जान लेते हैं। ये तो मैं लिख के पीपीटी द्वारा लाया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिलेगा वहाँ से, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पीडीएफ मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहाँ से जाके इस जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और संपूर्ण रूप से एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको मतलब याद हो सके, ठीक है। तो जल यानी कि एक जाइलम से एक पानी के लिए ऊपर की और फ्लोएम की बात करें तो सरल याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि जल एक से जाइलम जो लिखा था वो एक पहला शब्द होता है, एक से पानी के लिए ऊपर की ओर जाना, ऐसा याद रख सकते हैं आप। और फ्लोएम की बात करें तो पीएच, पहला शब्द पीएच आता है, और पीएच से फूड का FOOD होता है, लेकिन पीएच से फूड आपको याद रखना है, भोजन के लिए फ्लोएम आपका याद ऐसा करने के लिए मतलब एक ट्रिक आपको बनाया गया है कि पीएच से फूड जो होता है वो फूड जो हम सामान्यतः हम लोग कहा जाता है फूड FOOD फूड होता है, लेकिन हमें PHOOD याद रखना है, फूड से मतलब फ्लोएम से फूड और एक्स से जाइलम, ये याद रखने का ट्रिक है। तो आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। इसमें हम लोग देखेंगे तो पहला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो ये फ्लोएम जो है पौधों में भोजन का परिवहन करता है। जाइलम की बात करें तो जाइलम ऊतक के मुख्य घटक कौन से हैं, तो इसका मुख्य घटक वाहिकाएं या वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदूतक। वातपोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन की बात करें, ये क्या है? ट्रांसपायरेशन पौधों के वायवीय भागों पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि वातपोत्सर्जन की दर किस यंत्र से मापी जाती है, तो वातपोत्सर्जन की दर जो है ये पोटोमीटर से मापी जाती है। वातपोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर से मापा जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है कहाँ से होता है, तो ये रंध्रों से होता है। स्टोमेटा द्वारा होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्रों द्वारा होता है, जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहाँ स्थित होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रंध्र यानी कि स्टोमेटा जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो ये मुख्य रूप से पत्तियों की निचली सतह पर स्थित होता है। स्टोमेटा जो रंध्र जो होता है वो
निचली सतह पर स्थित होता है, ये याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन PYQ के आधार पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस सीरीज़ में कम्प्लीटली रूप से करा दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम में ऐड होकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।